सो गुड इवनिंग बच्चों। तो मेरा नाम है राहुल और हम लोग का ये अपना चैनल साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा। इसमें अभी तक मैंने आपके टोटल 6 लेक्चर्स डाले हैं, ठीक है, जिसको मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे। चैप्टर हमारा अबाउट टू एंड है, तो इस तरह से हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। जो इसका सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो था सर्किट, जिसका मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूँ। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, फिर इन दोनों का मिक्स करके भी क्वेश्चन लास्ट क्लास कराया था। सारे लेक्चर्स अपलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेक्चर्स बेटा बहुत अच्छे से देखे होंगे, ठीक है। आपको सर्किट देख के हमेशा डर लगता होगा, स्कूल में जब पढ़ाई हो तो भी टफ लगेगा, बट इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको चीजें आसान लगेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे तो वहां भी चीजों को और अच्छे से पढ़ोगे। बाकी एनटीएससी में कोई बहुत टफ नहीं आता है, इजी आता है। तो मैं यहाँ पे आज आप लोग को ये सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। और अभी तक जितने लेक्चर्स बच्चा रिकॉर्ड हुए थे सारे कॉपी पे हुए थे, बोर्ड ऑफिस से नहीं आ पाया था, बट आज मैंने ऑफिस से बोर्ड मंगा लिया है, तो अब मुझे लेक्चर्स अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट अपना आज का टॉपिक, ठीक है। सर्किट का बेटा सेकेंड पार्ट। मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, बट आंसर्स किसी ने कमेंट नहीं किए हैं अभी तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे और कमेंट किया करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा भलाई हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7, ठीक है। 6 वीडियोस अभी तक अपलोड हो गए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, और एक बार डिटेल में फिर से पढ़ना होगा, आपको रिवीजन करना होगा, आप फिर से वीडियो देख लेना। अब तो प्लस पॉइंट हो गया। बाकी जब क्वारंटाइन खत्म होगा तो क्लास में तो मैं पढ़ाऊंगा ही सारी चीजें, लेकिन तब तक यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बच्चा जी नेक्स्ट जो था सर्किट का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, उसको करते हैं हम लोग सॉल्व, ठीक। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को आर इक्विवेलेंट निकालना सिखाया था कि कैसे निकालते हैं। आज थोड़ा सा कहानी चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहले मैं एकदम इजी से सर्किट से शुरू करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सपोज करो ऐसे करके एक सर्किट दे दिया, ठीक है। पहले इजी सा लेते हैं, ऐसा, और इधर एक मैंने सेल लगा रखा है, मान लो 10 वोल्ट का, ठीक है बच्चा। एक 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, और यहां पे 2 रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस R2, और इसका वैल्यू मान लो दिया हुआ है 2 ओम और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि बताइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं वीडियो कैसा आ रहा है। हाँ जी, परफेक्ट। चलो, तो जैसे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि इस वाले में कितना करंट जा रहा है, I1 कितना करंट जा रहा है, और इस वाले में कितना करंट जा रहा है। आज से पहले मैंने आपको सिर्फ R इक्विवेलेंट निकालना है सिखाया था, और मैं बोलूं कि ये जो सेल लगाया है हमने, ये कितना करंट का सप्लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 वोल्ट का बैटरी है, इस 10 वोल्ट के बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया है 2 रेजिस्टेंस से। एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम, और एक रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 4 ओम, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट पास कर रहा है, मतलब करंट I1 कितना होगा, करंट I2 कितना होगा। क्लियर है। तो चलिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग चेक करते हैं। बहुत इजी है, एक बार अच्छे से समझो, बड़ा अच्छा लगेगा, और फिर मैं आपको छोटा सा ट्रिक भी बताऊंगा जिससे और आसान लगेगा। तो क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो आप लोग आर इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, आर इक्विवेलेंट। ध्यान से देखो बेटा, तो ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर दोनों एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां से तो क्लियर हो गया कि सर ये दोनों किस कनेक्शन में है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल कनेक्शन में। तो पैरेलल में है तो क्या करेंगे बताओ। तो इन दोनों से मिला के जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, फॉर्मूला याद है बच्चा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 रेजिस्टर है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है। तो R1 का जो वैल्यू दिया हुआ था ये था अपन लोग के पास 2, और जो R2 है इसका वैल्यू दिया हुआ है 4। अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो आई थिंक 4 आ जाएगा, और 2 के टाइम 4 2 बार में, तो इधर 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 3/4 ओम, ठीक है बच्चा। इस तरीके से हमने क्या निकाला, 1/R इक्विवेलेंट।
तो बेटा R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा 4/3 ओम। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है। ठीक है, अब जो हमने बैटरी सप्लाई किया था, यहां से जो वोल्टेज दिया है वो हमने कितना वोल्टेज दिया बेटा 10 वोल्ट का दिया है। तो एक बात बताओ, मेरे पास V का वैल्यू है 10, R इक्विवेलेंट मतलब इस सर्किट का पूरा जो नेट रेजिस्टेंस आया वो आया 4/3 ओम। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए करंट कितना होगा, तो ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, I इज इक्वल टू आई कैन सिंपली राइट V बाई R। ठीक है, अच्छा अब बताओ, तो बेटा V जो था वो कितना था अपन लोग के पास, इधर मैं लिखता हूं, जो V था वो था अपन लोग के पास 10, और जो R का वैल्यू आया है वो आया है 4/3। ये बेटा ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना, ये I के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 10 इंटू 3/4, और ये देखो ये 2 ये 5, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 5 3 आई थिंक 15, दैट इज 15/2 एम्पियर। क्लियर है, तो मुझे यहां से पता चला कि जो करंट का सप्लाई या वोल्टेज से देगा, इसको क्या बोलते थे हायर पोटेंशियल, इसको क्या बोलते थे लोअर पोटेंशियल, और करंट का डायरेक्शन बेटा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, जबकि चार्जेस किधर से किधर फ्लो करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यू कैन से फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर, तो अब वापस आ जाइए, अब मेरे पास जो I है, I का जो वैल्यू आया कितना आया 15/2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट तो पता चल गया कि सर यहां से जो बैटरी हो कितना करंट सप्लाई कर रहा है 15/2 एम्पियर। अब बताओ कि इस I1 का वैल्यू कितना होगा और इस I2 का वैल्यू कितना होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो बेटा बड़ा आसान सा इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। क्या है कहानी, चलो सीखते हैं। इसके लिए क्या समझो आप बच्चा, एक बात बताओ, बहुत सिंपल सा है। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो ये वाला भी रेजिस्टर जो है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा ना, और ये वाला जो रेजिस्टर ये भी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, देखो बैटरी से, तो यहां का भी जो वोल्टेज होगा कितना होगा 10 वोल्ट। क्लियर है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो इसके लिए आप बोलोगे सर रजिस्टर तो आपको पता है रेजिस्टेंस कितना है 2, वोल्टेज कितना है 10, तो I तो निकाल सकते हैं। कैसे, देखो I1 इज इक्वल टू आई कैन राइट, वोल्टेज बेटा यहाँ पे कितना है 10, और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 2, बेटा I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई R ना, तो वोल्टेज हमने कितना 10 वोल्ट है क्योंकि डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा 10, इसको सॉल्व करें तो आई थिंक कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि I2 कितना होगा, ये तो I1 निकल गया, मैं अगर आपसे पूछूं कि I2 कितना होगा, तो यहां का वोल्टेज कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 4, तो उसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 5/2 एम्पियर। ठीक है ना, तो किस तरीके से I निकाला समझ में आया, I1 कैसे निकाला समझ में आया, I2 कैसे निकाला समझ में आया, इजी था। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो बच्चा, कर लिया, अच्छा देखो नेक्स्ट देखते हैं। काफी टाइम बाद ये लेक्चर आ रहा है ना, चलो सॉरी, कल से रेगुलर रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश करते हैं, फिर हम लोग फिजिक्स का लाइट चैप्टर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूलों में आप लोग क्या मतलब ऑक्सफोर्ड स्कूल है ना बेसिकली आपका, अब देखो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं ज्यादातर ऑक्सफोर्ड स्कूल के हैं, तो उनमें लाइट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैं वो वाला चैप्टर के बाद स्टार्ट करूंगा। ठीक है बच्चा, अच्छा ये तो इजी हो गया। अब सर आगे कैसे करें, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा टफ करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ऐसा ऐसा देखो, ये रहा, बैटरी लगा दिया एक इधर, यो ऐसा। ठीक है, मान लो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, इधर 3 है, इधर 6 है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए मुझे जरा, इसमें मान लो I1 करंट, इसमें मान लो I2, इसमें मान लो I3, इसमें मान लो I4। ठीक है बच्चा, I1, I2, I3, I4 का वैल्यू बताइए और इसमें से कितना करंट जा रहा है ये बताइए। क्लियर है, अब सर कैसे करेंगे,
अब एक चीज बेटा दिमाग में रख लो, एक चीज आप लोग दिमाग में एकदम अच्छे से रख लो, ठीक है, कि जैसे अब इधर I1 I2 निकालना है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? मान लो अगर मैंने आपसे पूछा भी होता कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, बताइए इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना है। या फिर आपसे बोलता है कि ए और बी के क्रॉस में हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है। क्या लगा दिया बेटा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का बेटा फंक्शन होता है कि ये पोटेंशियल को मेजर करता है, और मान लो यहां पे एक एमीटर लगा दिया ए, ठीक है, एमीटर, ठीक है। एमीटर का बेटा फंक्शन होता है ये करंट को मेजर करता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। वोल्ट मीटर किसके लिए हो गया? पोटेंशियल के लिए, और एमीटर हो गया करंट के लिए। तो कई बार क्वेश्चन में आई ना देके आपसे पूछेगा कि बताइए एमीटर का रीडिंग कितना होगा। कई बार यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए ये वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। हो सकता है यहाँ आई की जगह एक एमीटर लगा दे, हो सकता है आई की जगह एमीटर लगा दे, आपसे पूछेगा बताओ एमीटर का रीडिंग कितना होगा। तो एमीटर का रीडिंग बेटा उतना ही होगा जितना उस जगह पे करंट फ्लो कर रहा होगा। तो सबसे पहले चीज कॉन्सेप्ट ये सीखो कि कभी भी आपको सर्किट के बीच में अगर करंट निकालना है, अभी तो ये डायरेक्टली, ये देखो ये वाला लाइन तो डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, बट ये वाला लाइन डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है ना, बीच में तो यहाँ पे रेजिस्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कनेक्शन है ये किसमें है? ये वाला, ये दोनों आपस में, इन दोनों का कंबाइन एक बनेगा, इन दोनों का कंबाइन एक बनेगा, और ये दोनों आपस में किसमें होंगे? सीरीज में। तो वापस आते वापस, मतलब अगर आपको कभी I1 I2 निकालना है तो आप सबसे पहले निकालो कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है। कभी भी अगर आपको ये करंट I1 और ये करंट I2 निकालना है तो उस केस में आप सबसे पहले फाइंड आउट करो कि इस A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है, ठीक है। एक बार पोटेंशियल पता चल जाएगा तो सिंपल हो गया कहानी। कैसे? अगर आपको यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा, मतलब जो पोटेंशियल आपको ए और बी के क्रॉस मिल रहा है वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा, वही पोटेंशियल यहाँ पे भी होगा। अब आपको आर पता है, वी पता है, तो आई तो निकल ही जाएगा ना। समझ में आ रही है मेरी बात? कि कभी भी अगर हमको क्वेश्चन में I1 I2 पूछेगा तो सबसे पहले इन दोनों के क्रॉस का निकाल लो, वोल्टेज पोटेंशियल कितना है। जितना इसके क्रॉस में वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा, क्योंकि हमको पता है पैरेलल में जो वोल्टेज रहता है वो सब में क्या रहता है? सेम रहता है। एक बार इन दोनों जगह का अगर मुझे पोटेंशियल पता चल जाएगा तो अब यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज पता है, तो करंट निकल जाएगा आराम से। V पता है, R पता है, तो I निकल जाएगा। V पता है, R पता है, तो I निकल जाएगा। वही काम यहाँ पे भी देख लो, एक बार मुझे इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज भी पता चल जाएगा। अगर दोनों जगह का वोल्टेज पता चल जाएगा, रेजिस्टेंस मुझे पता ही है, तो हम इजिली करंट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन का सबसे पहले अप्रोच समझो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि करना क्या है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि सर ये आई कैसे निकाला जाए, ठीक है, कि आखिर ये जो करंट है इसको कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो बेटा करंट की टोटल करंट है ना, तो टोटल करंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? पोटेंशियल पता होना चाहिए। फिर आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। एक बार आपको पोटेंशियल और आर इक्विवेलेंट दोनों पता चल जाएगा तो आप इजिली करंट भी निकाल सकते हो। तो चलो आर इक्विवेलेंट निकालना मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था, याद है? कुछ नहीं याद है? मान लीजिए बेटा मैं इसका नाम दे देता हूं R1, इसका नाम दे देता हूं R2, इसका नाम दे देता हूं R3, इसका नाम दे देता हूं R4। तो मैं इसको थोड़ा एग्जाम के हिसाब से लिखता हूं क्योंकि बोर्ड है, बाकी आप शॉर्ट में रफ में फटाक से कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में करना होगा कैसे करेंगे, लिख दीजिएगा सबसे पहले कि R1 एंड R2 किसमें है? आर इन पैरेलल, ठीक है। हमने मान लिया कि R1 और R2 किसमें बेटा? पैरेलल। लास्ट क्लास में भी सिखाया हूं। तो इन दोनों के बदले में एक रेजिस्टेंस बना दी हो, ऐसे करके बना दिया, ठीक है, जिसका नाम बोल दे कि R1 R2 अगर पैरेलल है तो बेटा उन दोनों का मिला के एक रेजिस्टेंस बनेगा ना। तो अभी R इक्विवेलेंट मत लिखो क्योंकि R इक्विवेलेंट लास्ट वाले के लिखते हैं। तो यहाँ पे नामकरण मान लो R1 R2 R3 R4 दिया है, तो हम बोले इन दोनों का मिला के जो रेजिस्टेंस आता है उसको नाम मैंने दे दिया मान लो R5, ठीक है। अब इस R5 का वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? तो 1 अपॉन R5 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है, पक्का है? अच्छा, अगर आपने बेटा फॉर्मूला याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा 2 के लिए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या रहता है देखो, अगर 2 के लिए है तो एलसीएम लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा बोलो? R1, मैं इसको यहां कर देता हूं, रुक जाओ, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, यही होगा फॉर्मूला, R1 प्लस R2।
तो एक बात बताओ, मेरे पास वैल्यू क्या है, 1/R5 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो R5 को अगर शिफ्ट कर दिया जाए ऊपर की तरफ, क्योंकि हमको तो 1/R5 थोड़ी चाहिए होता है, R5 चाहिए होता है ना, तो फॉर्मूला क्या आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो मतलब इतना लंबा चौड़ा ना करके हम सीधा क्या लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब बताओ R5 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो ये दोनों दिख रहा है साफ साफ पैरेलल। क्यों सर, अरे देखो ना बेटा, ये वाले टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल से ही तो दोनों कनेक्टेड है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो R5 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, R1 इंटू R2, तो 2 इंटू 4 कर दो इधर, 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4। 2 4 से बेटा कितना हो जाएगा 8, और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6, कैंसिल होके कितना आ गया 4/3 ओम। इजी है, R5 कितना हो गया सीधा 4/3 ओम। मतलब इन दोनों की वजह से एक बना अपने पास R5, और इस R5 का जो रेजिस्टेंस आया है वो आया 4/3 ओम। क्लियर है? अच्छा, अब बताओ, ये मान लो R4 और R3 वो भी किस में बेटा, माना कि तो दिया हुआ ना, R3 और R4 भी किस में, पैरेलल दिख रहा है बेटा, ये दोनों देखो, यही दोनों पॉइंट से तो ये R3 और R4 दोनों कनेक्टेड है, इसका मतलब ये दोनों भी किस में है आपका, पैरेलल में। तो इन दोनों का कंबाइन मैं बोल देता हूं क्या, R6। तो R6 का फिर से वही फॉर्मूला लगा दो, क्या था बेटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई दोनों का सम। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, चलो R6 निकालो। R6 इज इक्वल टू बेटा दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जल्दी बोलो, 3 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 6, आई थिंक ये हो जाएगा 18/9, दैट इज 2 ओम। क्लियर है? तो इधर अपन लोग के पास कितना आ गया 2 ओम, तो R6 का वैल्यू बेटा कितना आ गया 2 ओम। अब साफ साफ देखो, ये एक बैटरी से कनेक्टेड था जिसका वोल्टेज मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है, ये ले लो 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब बेटा ये सीरीज में है ना, कैसे देखो, एक के बाद एक है ना, एक इसका देखो, एक हाथ मतलब एक हैंड से इसने दूसरा हाथ ऐसे करके, मान लो मैंने अपने दोस्त का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ और मेरे दोस्त ने मेरा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ, तो ऐसे कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। या फिर आप ऐसा समझो, जहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है वो कनेक्शन कौन सा होता है, सीरीज। ठीक है, तो यहां से अगर बेटा आई करंट गया हुआ है तो यही करंट तो सब में जाएगा ना, अरे इसमें भी आई गया, इसमें भी आई गया। ठीक है, तो ये कैसा हो गया कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन हुआ। तो अब सीरीज में दोनों को ऐड कर देते हैं ना, तो अब एक बात बताओ, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आई कैन सिंपली राइट R5 प्लस R6, है ना। तो अब बताओ R5 का वैल्यू बेटा कितना होगा, बड़ा सिंपल सा है, तो दोनों को ऐड कर दो, 4/3 प्लस 2, एलसीएम लोगे तो 3, 4 प्लस 3 2 से कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा 10/3। ठीक है, ओम। ये अपने लोग अपन लोग के पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ I का वैल्यू कितना होगा, तो एक बात बताइए, I इज इक्वल टू बेटा क्या होता है V/R। ठीक है, तो वोल्टेज अपन लोग के पास कितना था 10, रेजिस्टेंस कितना आया है बताओ 10/3। ठीक है, ये ऊपर जाएगा ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 3/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 एम्पियर करंट आ गया। क्लियर है, इजी था। तो इधर से हम लोग को पता चल गया कि सर्किट में सर कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया कि आई का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब कहानी है कि यहां का और यहां का मतलब I3 और I4 कैसे निकाला जाए। मान लीजिए बेटा इन दोनों को कंबाइन, मानिए क्या, इन दोनों को कंबाइन करके R5 आया हुआ था, मुझे क्या चाहिए, इसके और इसके अक्रॉस ही तो वोल्टेज चाहिए। अरे बच्चा, मुझे इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज एक बार पता चल जाएगा तो आखिर यही है ना, ये दोनों, इन दोनों को मिला के ही तो ये बना था। अब बताओ, अब आप इसको ऐसे देखो, यहां से बेटा I जो था वो कितना गया है 3 एम्पियर गया हुआ है। अब बताओ ये जो R5 था, ये वाला जो R5 है, ठीक है, इसको थोड़ा नोट करो, फिर मैं इसको आगे कराता हूं। ठीक है, तब मैं इसको सॉल्व करता हूं। इधर वाले को थोड़ा सा मिटा लीजिए, चलिए मिटा दूं मैं, लिख लिया है। चलो देखो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, तब समझाता हूं, आपको समझ में आएगा, मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत कमी है जगह का, है। चलो देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, यहां से जो आई गया था कितना गया था 3 एम्पियर का, ये हमने कैलकुलेट किया ना, कितना गया था 3 एम्पियर का। इन दोनों का मिला के कितना आया था इक्विवेलेंट 4/3 था ना।
इसका मतलब इसको आप देखो ध्यान से, बड़ा सिंपल है। यहाँ का रेजिस्टेंस पता है हम लोग को कितना है, 4/3। इसमें करंट कितना जा रहा है, 3। तो अब बताओ इस जगह का V नहीं निकाल सकते हम लोग? बेटा सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का बंटवारा होता था ना, यहाँ का वोल्टेज मान लो V1 और इस जगह का वोल्टेज कितना हो गया, V2। तो V1 नहीं निकाल सकते हम लोग। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो I तो अपने पास 3 है, रेजिस्टेंस कितना है 4/3। तो आराम से हम लोग यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अब V1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, I इंटू ये रेजिस्टेंस कितना था R5। तो I इंटू क्या हो गया अपन लोग के पास R5। I का जो वैल्यू था बच्चा वो हम लोग को दिया हुआ था 3 इंटू R5 का वैल्यू कितना आया 4/3। तो R5 की जगह क्या लिख दिया 4/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया बेटा 4 वोल्ट। इजी था, ठीक है। तो यहां का जो V1 का वैल्यू आया वो कितना आया 4 वोल्ट। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो हमने R5 लिखा था इन दोनों को मिला के लिखा था ना R5, ठीक है। तो अब कितना तो पता चल गया कि इसके इस एंड और इस एंड के बीच में वोल्टेज कितना है V1, जिसका वैल्यू कितना दिया हो 4। मतलब अब आप ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये रहा V1 और इसका वैल्यू कितना है 4 वोल्ट, क्या है। अब आप ऐसे समझो कि जब यही टर्मिनल इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 4 वोल्ट है और ये दोनों आपस में किसमें सीरीज में है, तो यहाँ का भी जो वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा 4 और यहाँ का भी जो वोल्टेज होगा कितना होगा 4। अब एक बार मुझे इन दोनों जगह का वोल्टेज पता चल गया 4, तो यानी यहाँ का भी वोल्टेज 4, तो यहाँ का करंट नहीं निकाल सकते हम लोग आराम से। सॉरी, देखो कैसे हम निकालेंगे, बड़ा इजी है। तो मुझे यहाँ का क्या चाहिए था, I3 करंट चाहिए था। तो I3 इज इक्वल टू बेटा वोल्टेज कितना हो गया 4, वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा क्योंकि ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है ना। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था कितना था 4। तो अब बताओ जरा, I इज इक्वल टू बेटा क्या होता है V/R होता है ना। तो V कितना था 4 और R, यहाँ का R कितना है अपने पास 2। तो कर दिया कितना आ गया 2 एम्पियर, खत्म। क्या है, उसी तरह अगर मैं यहां का पूछूं तो I4 निकालो बेटा, तो फिर से V/R कर सकते हैं। वोल्टेज जो था वो कितना था 4, अगेन रेजिस्टेंस भी कितना है 4, कटिया कितना आ गया 1 एम्पियर आया। तो बेटा यहां से गया कितना था 3 ही तो गया था, ऊपर कितना चला गया 2 और नीचे कितना आ गया 1। यही दोनों दो रास्ते थे, एक तरफ 2 एम्पियर गया, एक तरफ 1 एम्पियर गया, ठीक है। अब देखो कॉमन लॉजिक से भी सोचो, यहाँ 2 ओम यहाँ 4 ओम, तो कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे रुकावट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कम करंट गया, यहाँ पे कम करंट गया, यहाँ पे कितना गया 1 एम्पियर, और जबकि यहाँ पे करंट कितना गया 2 एम्पियर। क्लियर है, इजी था। उसी तरह मान लो आपको इसके अक्रॉस निकालना था कि बताइए, मैंने पूछा कि बताओ I1 और I2 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसको नोट करो बेटा, फिर मैं आगे करता हूं, आगे बताता हूं। चलिए, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखो, जो काम हमने अभी किया था वही सेम काम फिर से करना है, ठीक है। कैसे, अब इस जगह का पोटेंशियल को मान लो मैंने ले लिया V2, कितना ले लिया V2। तो एक बात बताओ बेटा, इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना था, ये R6 आया था। अब यहां से देखो 3 एम्पियर करंट ऐसे गया, ऊपर से 2, इधर से 1, ऐसे आया आया आया, वापस फिर से कितना बन गया 3, यही 3 तो आगे गया है ना। तो आगे इन दोनों में कंबाइंड में से जाके टोटल कितना करंट पास कर रहा है, इसमें से बेटा 3 यहां से चला है, तो ये इसमें 3 गया, तो ये इसके साथ सीरीज में, तो इसमें भी कितना गया हुआ 3 गया हुआ ना। यहां का पोटेंशियल को हमने कितना लिया है V2। तो V2 इज इक्वल टू, अब सिंपली क्या लिख सकते हैं, बोलो V2 इज इक्वल टू I इंटू R, कौन सा बेटा, इन दोनों कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना था R6, तो इधर क्या लिख दिया R6, सिंपल है। अब बताओ I का वैल्यू कितना था 3 और R का वैल्यू कितना था 2, तो 3 2 कितना हो गया 6 आ गया। यानी कि मुझे पता चल गया है कि इस V2 का जो वैल्यू है वो कितना है 6 वोल्ट। क्लियर है। अब इधर का वैल्यू 6 है और ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में है, तो यहां का भी वोल्टेज कितना होगा 6, यहां का एक वोल्टेज कितना होगा 6। क्लियर है। अब बताओ, अब इस जगह का मुझे रेजिस्टेंस पता है 3, वोल्टेज पता है 6, तो I तो निकाल सकते हैं ना। तो बताओ बेटा I1 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं V/R। वोल्टेज जो है, वोल्टेज, वो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6, यहां का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3, तो 3 ऐसे आ गया 2 एम्पियर।
उसी तरह मैं I2 पूछता तो I2 के लिए देखो वोल्टेज कितना है 6, रेजिस्टेंस भी कितना है 6, कट गया कितना आ गया 1 एम्पियर। देखो फिर से 2 + 1 कितना आ गया 6, सॉरी 2 + 1 कितना आ गया 3। और वोल्टेज वाइज भी देखे तो यहाँ पे वोल्टेज कितना आया 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना है 6 वोल्ट, और 4 + 6 करते तो कितना होता है 10, और सप्लाई भी कितने वोल्ट का था 10 वोल्ट का था। आया समझ में, इजी लग रहा है चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सर्किट का एक और वैरायटी जो क्वेश्चन बनता था आपका कि आपको सर्किट में करंट या वोल्टेज निकालने दे देगा कहीं पे, तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो जब भी करंट निकालने देगा तो क्या करने का है, जहां पे करंट उस जगह का हमको क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल पता होना चाहिए। एक बार पोटेंशियल पता चल गया तो वहां का इजिली हम लोग निकाल सकते हैं करंट। क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं सामने से ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए, ठीक है। अब देखो बच्चा कहानी क्या है, अब देखो क्या है, तो ये तो हो गया सर्किट, ठीक है। देखिए ये एक छोटा सा, ठीक है। अब इसी में क्या करता है क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको ऐसे करके सर्किट बना के दे देगा। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कितना भी कॉम्प्लेक्स दे दे हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा बना के दे देगा तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। ऐसा देखो ऐसा सर्किट दे दिया, आपसे बोलेगा कि यहाँ पे एक एमीटर है इसका रीडिंग बताइए और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर है इसका रीडिंग बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले बेटा आई तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। आई निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी सिखाया है। मान लीजिए बेटा मैं इसका नाम दे देता हूं R1, इसको दे देता हूं R2, इसको दे देता हूं R3। क्लियर है। बोर्ड्स में बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एनटीएससी में भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। मैं बता देता हूँ वेराइटीज, वो वाला आपको देख लेना, बड़ा आसान लगेगा, ठीक है। अच्छा ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये 2 ओम दिया हुआ है। अब सर्किट को तो एक बार में नहीं देखना है, एक बार में देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट में देखते हैं। बेटा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखो, ठीक है। मान लो आपको यहां पे पूछ देता फिर से I1 और यहां से पूछ देता बताओ I2 कितना होगा, और यहां से आपको पूछ दिया कि एमीटर का जो रीडिंग है वो कितना होगा, ठीक है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे करंट का बंटवारा हो रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सेम पॉइंट से ऐसे जुड़े हुए, इसका मतलब ये दोनों किसमें है आपका पैरेलल में। तो इन दोनों को हम एक सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। R1 R2 तो क्या हुआ था ना, इसको नाम दे देते हैं, ऐसे करके सीधा कर दिया, इन दोनों के बदले एक बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया R4, ठीक है। सर्किट देखते जाओ, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया ऐसा, और इधर लगा दिया इस तरीके का, ठीक है। और ये अपने पास R1 था जो कि 3 ओम था। अब R4 का वैल्यू कैसे निकाले बेटा, अभी सिखाया था ना, पैरेलल होगा तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड कर देना है दोनों के सम से। तो यहाँ 2 और 4 है, तो 2 into 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, तो 2 4 8, 2 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 6। सॉल्व किए तो कितना आ गया आप लोगों के पास 4/3 ओम, ठीक है। सिंपल है, जैसे पहला था वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है। तो इधर रख दिया 4/3 ओम, हो गया। अब अगर ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें से जो करंट पास हो रहा है वही करंट इसमें से भी पास हो रहा है, मतलब R4 और R1 किसमें है, सीरीज में। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले कि R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो R1 है और जो R4 है वो किसमें है, सीरीज में। मैं लिख दूं R1 एंड R4 आर इन सीरीज। तो सीरीज के लिए बेटा R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड। तो इसको क्या नाम दिया था R4, इसको क्या नाम दिया हुआ है R1। तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं R4 + R1। R4 का जो वैल्यू बेटा कितना 4/3, तो सिंपली इधर लिख दिया मैंने 4/3 प्लस R1 का वैल्यू कितना था 3, तो इधर रख दिया 3। एलसीएम बेटा 4 + 3 9/3, आई थिंक 13/3 ओम। ये क्या निकल गया आप लोगों के पास R इक्विवेलेंट। अब क्या निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज पता है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पता है, तो टोटल करंट भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो I = V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था ना, V = IR, वहीं से आ रहा है ये, ठीक है। तो I = क्या हो जाएगा V/R।
अब बताओ जरा मुझे, V का वैल्यू था वो कितना था 10, इधर दिख रहा है ना लिखा हुआ 10। अच्छा R की वैल्यू कितना है 13/3, इधर लिख दिया 13/3। सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 30/13 एम्पियर। क्लियर है? यानी ये जो एमीटर होगा इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, ये कितना आ गया 30/13 एम्पियर। ठीक है ना? अब आपको यहां से करंट पता चल चुका है, अब आपको क्या निकालना था, यहाँ का वोल्टेज। अब यहाँ का वोल्टेज निकालना है तो इन दोनों का जो कम, अब देखो I का वैल्यू तो निकल गया, अब निकालना है I1 I2 और इस V का वैल्यू निकालना है। तो इस V का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी भाई यही है ना, ये R4 के अक्रॉस वाला ही तो वोल्टेज निकालना है। ध्यान से देखो, इस R4 के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है यही तो कैलकुलेट करना है। और हमको पता है कि सर्किट से कितना करंट चला है, इधर से 30/13 एम्पियर करंट चला है। यही करंट इसमें भी जाएगा और यही करंट इसमें भी जाएगा 30/13 एम्पियर। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना है 4/3, करंट कितना है 30/13। तो अब बताओ यहां से हम लोग V नहीं निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे I इंटू R4। तो I अपने पास कितना था 30/13 और जो R4 है वो कितना है 4/3, तो इधर लिख दिया 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 10 जा, आई थिंक आ जाएगा ये 40/13 वोल्ट। क्लियर है? यहां का वोल्टेज पता चल गया, मतलब यहां का जो वोल्टेज है वो कितना हो गया बेटा सही है ना 40/13 वोल्ट। ठीक है, अब बेटा यहां का वोल्टेज पता चल गया है, इसका मतलब यहां पे भी वोल्टेज कितना है 40/13 और यहां पे भी वोल्टेज कितना है 40/13। ठीक, अब यहां का रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट तो निकाल ही लेंगे। अब आसान लगने लगा। तो I1 इज इक्वल टू बेटा निकालना होता, इसको नोट करो फिर मैं सॉल्व करता हूं। नोट करिए, चलिए नोट करिए बच्चा, पॉज करके नोट कर लो, तकलीफ हो रहा है तो। चलिए देखिए, पॉज कर लिया था ना, चलो देखो। अब अगर देखो अच्छे से, अब अगर जैसे I1 निकालना था तो I1 के लिए यहां वाला I1 चाहिए, तो V तो यहां का पता है ही हम लोग को, तो फॉर्मूला क्या होता है V/R। तो V की जगह हमने रख दिया 40/13 और यहां का जो रेजिस्टेंस था कितना था 2, तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, कितना जाएगा बेटा 20/13 वोल्ट। क्लियर है? उसी तरह अगर I2 निकालना हो तो यहां का वोल्टेज कितना है अपने पास 40/13 और यहां का रेजिस्टेंस कितना है 4, तो ये रहा 4, ये रहा 10, तो 10/13 वोल्ट। क्लियर है? आया कुछ समझ में कि नहीं? नहीं आया? आ गया? चलो नोट करो। चलिए लिख लिए होगे आप लोग, आया समझ में? और सम करके भी देखो बेटा, I1 प्लस I2 जोड़ो तो 20/13 प्लस 10/13 कितना होता है 30/13। और करंट भी कितना चला था यहां से, देखो ध्यान से 30/13 ही चला था ना, यही दोनों तो बटा इसमें। ठीक है, आया समझ में? इजी लगा? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे के टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आपका सीरीज और पैरेलल कनेक्शन, और सीरीज पैरेलल कनेक्शन में हम लोग किस तरीके से करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो आई थिंक इतना एनफ है। अब इसके थोड़े से और वेराइटीज जो आपको कंफ्यूज करते हैं, मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन के चांसेस कम है, बट एनटीएससी में आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वाला डिस्कस कर देता हूं। देखो सॉरी, देखिए क्या है कहानी, देखते हैं हम। कोरोना हो गया? नहीं भाई ऐसा मत सोचना, खांसी नॉर्मल भी आती है, देखो। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चा, एक है हमारे पास सर्किट में क्वेश्चन और बनता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, गेहूं पत्थर ब्रिज। सर गेहूं पत्थर, अबे व्हीट गेहूं, स्टोन पत्थर, ब्रिज पुल। ठीक है, तो गेहूं पत्थर पुल। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या होता है? देखिए बच्चा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें ये बेटा एक स्पेशल टाइप का है। ठीक है, हम लोग जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मैं आपको बताने वाला हूं बैलेंस्ड।
ठीक है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका कहानी क्या है, ऐसे समझो, ऐसा और यो ऐसा और यो ऐसा। ठीक है, क्या मीटर लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये रहा कहानी कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसा है कुछ। मान लो बीच ये रहा रेजिस्टेंस R1, ये रहा रेजिस्टेंस R2, ये रहा रेजिस्टेंस R3, ये रहा रेजिस्टेंस R4। क्लियर? एमीटर छोड़ो, फिलहाल मैं यहां पे एक रेजिस्टेंस रख देता हूं R5। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा क्या बोलता है, समझना ध्यान से। व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि अगर 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 देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होगा, अगर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन अगर R4 होगा, अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब देयर इज नो करंट इज passing through a resistor R5। मतलब अगर कभी भी बेटा, अगर आपको ऐसा मिला है कि R1 अपॉन R2 का रेशियो R3 अपॉन R4 के रेशियो के बराबर है, तब इस R5 में से कोई करंट पास नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड गेहूं पत्थर पुल। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, इससे हम लोग कौन सा 30 मार्क वाला काम कर लेंगे, चलो बताता हूं, इसको नोट करो पहले। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं आपको कि इसका क्या फायदा है, कैसे क्वेश्चन आ सकता है आपको भूले बैठ के। देख मिटा दूं, चलिए मिटाता हूं। देखो सर आपने ऐसा क्यों पढ़ाया है, तो मैं बताता हूं कि क्यों पढ़ाया है। जैसे बच्चा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बस ये सर्किट एंड होने वाला बेटा खत्म हो गया, समझ लो। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये पैसा, ये कैसा, ये ऐसा, ये ऐसा, पैसा कैसा। ठीक है, मान लो 10 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ऐसा, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम। ठीक है ना, ऐसा कंडीशन है। अब आपसे पूछा है कि बताइए, और ये दे दिया आपको, मान लो 6 ओम, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए R इक्विवेलेंट कितना होगा और इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। अब बेटा करंट जो है वो तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब R इक्विवेलेंट पता हो। अब R इक्विवेलेंट कैसे पता करें, ठीक है, अब ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कि अगर करंट का बंटवारा होगा तो पैरेलल और बंटवारा नहीं होगा तो सीरीज। अच्छा, मैंने बोला हाँ, मैंने यही बताया था। अब यहां अगर हम लोग ध्यान से देखें इंडिविजुअल को पकड़ के, मान लो इसको देखते हैं, तो इन दोनों का एक एंड तो डायरेक्टली इधर मिला हुआ है, लेकिन जो दूसरा एंड है बेटा वो डायरेक्टली नहीं मिल रहा। देखो तो बीच में एक रजिस्टर आ जा रहा है। पैरेलल में क्या होता था, पैरेलल में होता था कि अगर एक एंड ऐसा एक एंड ऐसा, तो यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए था, ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए था। अगर बीच में कुछ आ गया तो ये पैरेलल कनेक्शन नहीं हो सकता है। अच्छा सर सीरीज हो सकता है, अच्छा चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बेटा ऐसे जाओ, ऐसे जा रहे तो 2 रास्ते आ जा रहे हैं, तो सीरीज तो नहीं हो सकता, सीरीज में तो करंट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, बट यहां तो करंट का बंटवारा हो जा रहा है। तो मेरी बात याद रखना कि कभी भी एग्जाम में अगर आप सीरीज और पैरेलल नहीं आपको दिख रहा है, ठीक है, तो दिमाग दौड़ाना है कि ससुरा यहां कहीं गेहूं पत्थर पुल तो नहीं है। ठीक है, तो जब, और खास करके जब 5 को रजिस्टर आपको दिया होगा, कितने 5, अगर 5 रजिस्टर दिए हुए हैं और आप नहीं पहचान पा रहे हो, मतलब आप नहीं खोज पा रहे हो कि वहां सीरीज है कि पैरेलल है, तो समझ जाना बात गड़बड़ है। और बात गड़बड़ है इसका मतलब वहां पे कौन है, गेहूं पत्थर पुल, व्हीट स्टोन ब्रिज। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाएगा तब हम लोग इस तरीके से करते हैं, तब हम लोग पहचानते। इसको जरा नोट करो, फिर मैं कराता हूं इसको आगे।
नोट कर लिया। चलो देखते हैं बच्चा, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि अगर कभी भी 5 रजिस्टर मिल गए और सीरीज पैरेलल नहीं पहचान पा रहे होंगे तो दिमाग में दौड़ाना है कि ये गेहूं पत्थर ब्रिज है, गेहूं पत्थर पुल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। ये कौन सा कंडीशन हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का, मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। किसमें से, इसमें से। कैसे चेक किया सर आपने, देखो बेटा 2/4 कितना होता है 1/2, 3/6 में कितना होता है 1/2। तो ये किसका कंडीशन हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का ना। देखो बेटा 2/4 करेंगे आंसर कितना आएगा 1/2, 3/6 करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 1/2, दोनों बराबर आ रहा है ना। तो ये जो कंडीशन होता है किसका होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो आप समझ लेना कि बात कुछ ऐसी है कि यहां पे कोई है ही नहीं, भूल लो, यहां पे कोई है ही नहीं। अब जब यहां पे कोई है ही नहीं मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब अब ये हो गया कि ये सर्किट कुछ ऐसा है। देखो मैं इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देता हूं, ऐसा ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये कैसा, ये पैसा, ऐसा 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 ऐसा। अब हो जाएगा क्या सॉल्व, इजी हो गया ना। इधर कौन सा हो गया 2, इधर कौन सा हो गया 3, इधर कौन सा हो गया 4, इधर कौन सा हो गया 6। ठीक है, अब तो इजी हो गया, अब तो इजी हो गया बच्चा, अब तो कोई टेंशन ही नहीं रह गया। साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किसमें हैं। अरे यार ये ढक्कन बड़ा गिरता है। अच्छा, साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में। ये दोनों किसमें हैं, सीरीज में। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अब तो सीख गए होगे। देखो 2 + 3 बेटा सीरीज है ना, तो सीधा कर दो, कितना हो गया 5। इधर देख लो 4 + 6 कितना हो गया 10। ठीक है, अब ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पैरेलल में मल्टीप्लीकेशन ऊपर 5 × 10 / 5 + 10। तो 50/15 कैंसिल हुआ, 5 10 जा 5 3 जा, दैट इज 10/3 ओम। आया समझ में। अब R इक्विवेलेंट जब हम लोग को पता चल गया है तो R इक्विवेलेंट के बाद जो हम लोग को कैलकुलेट करना, तो 10/3 बच्चे लोग अपने पास R इक्विवेलेंट आ गया। अब R इक्विवेलेंट आ गया तो टेंशन हो गया खत्म। क्या निकालना था, करंट ना, इसमें कितना करंट जा रहा है। तो सिंपल I = V/R। तो V अपन लोग के पास है 10, R कितना आ गया बताओ 10/3, तो इधर रख दिया 10/3। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 3, और क्या कर दिया मैंने 3 एम्पियर। ठीक है, मतलब बैटरी से कितना करंट सप्लाई हुआ है 3 एम्पियर का। ठीक है, आया समझ में, इजी था। ठीक है, अब बेटा सर्किट ऐसा नहीं कि इतना जितना पढ़ा दिया सब हो गया। ठीक है, बट 10th क्लास के लिए बहुत है इतना, क्लियर है। आगे जब आप लोग 12th क्लास में जाओगे तो और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने का मौका मिलेगा, तो उस टाइम और मजे आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सर्किट को खत्म कर लिया। अब जो अपने लोग के पास जो टॉपिक आता है बच्चा, नोट करिएगा, न्यू टॉपिक है। तो चैप्टर इज अबाउट टू एंड। ठीक है, देखो शायद आज ही खत्म हो जाए, देखते हैं, नहीं तो एक वीडियो और डालना पड़ेगा मुझे। देखो अभी तक कोई टॉपिक छूट रहा होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं वो टॉपिक को फिर से कवर कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से शायद टॉपिक हो गया। अब जो है बेटा नेक्स्ट वो है पावर। क्या होता है बेटा पावर, एक बात बताओ, तुम्हें मैंने कहा कोई काम करने के लिए, ठीक है, उसको आपने 10 मिनट में कर लिया, ठीक है, और आपकी छोटी बहन या छोटे भाई ने 5 मिनट में कर लिया, तो पावर किसका ज्यादा हुआ सर, छोटे वाले का। क्यों बेटा, किसी ने अगर कोई काम को जल्दी किया तो उसका पावर ज्यादा, किसी ने उस काम को करने में टाइम ज्यादा लगा दिया तो उसका पावर कम। ठीक है, तो पावर का मतलब ही क्या होता है कि किसी ने उस काम को कितनी जल्दी किया, दैट इज नोन एज पावर। सिंपल भाषा में ही समझो। तो पावर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं एक्चुअल में, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, कि किसी ने अगर किसी काम को जितना जल्दी किया उसका पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आता है ना, हम लोग जनरल लाइफ में भी तो करते हैं ना, तुम्हारे पास ज्यादा पावर है मार के दिखाओ तो है। तो जिसने अगर मान लो 2 मिनट तुमको ज्यादा कूद दिया मान लो,
तुम्हारे दोस्त ने तुमको 2 मिनट में 10 थप्पड़ मारे, ठीक है, तुमने उसको 20 थप्पड़ मारा, तो किसका पावर ज्यादा हो? तुम्हारा ज्यादा पावर हुआ ना। क्यों? क्योंकि तुमने उसी टाइम में ज्यादा थप्पड़ मार दिया यार, ठीक है, तो पावर उसका ज्यादा हो गया, सॉरी तुम्हारा ज्यादा हो गया है। चलो सर क्या क्या बकवास करते रहते हो आप। चलो देखो, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब P इज इक्वल टू होता है बेटा W/T, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग। फिजिक्स में बेटा रेट का मतलब ही होता है डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क तो W/T, क्लियर है। तो P इज इक्वल टू W/T, ये हुआ अपने पास पावर, ठीक है। वर्क का यूनिट बेटा होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये अपने पास बन गया जूल पर सेकेंड, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये होता है वॉट, ठीक है, वॉट क्या है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, ठीक है। अगर आपको बेटा कहीं पे मिल रहा होगा किलो वॉट, तो इसका मतलब होता है किलो मतलब 1000 लगा दो, यानी 1000 वॉट, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास पावर। अब पावर का बेटा तो कुछ और फॉर्मूले भी बन जाते हैं, कैसे जरा देखो, सिंपल है, ध्यान दो। जैसे हम लोगों ने याद हो बेटा, तो हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था V इज इक्वल टू W/Q से, याद आ रहा है, ऐसा पढ़ा था। तो एक बात बताओ, मैं W इज इक्वल टू V इंटू Q लिख सकता हूं ऐसा? बेटा V इज इक्वल टू W/Q पढ़ा था, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q लिख सकते हैं। इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे दें, इसको 2 दे दें, और मैं यहां लिख दूं पुटिंग 2 in 1, 2 को उठा के अगर 1 की जगह लिख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, देखो P इज इक्वल टू W, तो W की जगह पे कितना लिख दूं मैं, V इंटू Q, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, T, हो गया। एक ये भी फॉर्मूला। अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके देखो जरा, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, इसलिए कॉपी बनाना, ऐसे देखोगे तो हौच पौच हो जाएगी चीजें। मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ नोट्स बनाओ, कॉपी बनाओ, तब पढ़ाई में मजा आएगा, ठीक है ना बच्चा। चलो तो P अच्छा, अब एक बात बताओ, हमने करंट पढ़ा था क्या, I इज इक्वल टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, पढ़ा है ऐसा, वही चीज। तो बेटा जहां पे Q/T लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, I, तो P इज इक्वल टू V इंटू I, एक ये फॉर्मूला बन गया पावर का, ठीक है। तो कई बार आपको एग्जाम में वोल्टेज दे देगा, करंट दे देगा, और आपसे पावर पूछेगा। कई बार आपको वर्क दे देगा, टाइम दे देगा, पावर पूछेगा, ठीक है। एक और देखो बेटा, ओम्स लॉ से पढ़ा था V इज इक्वल टू IR है। अब इसको उठा के इसमें पुट कर दो, तो P इज इक्वल टू बेटा V की जगह रख दे अगर हम लोग I इंटू R, और एक और I है ना यहाँ, तो P का एक और फॉर्मूला बन गया I² इंटू R लो, ठीक है। अच्छा एक और बना सकते हैं, कैसे, देखो मैं इसको यहां लिख देता हूं, एक और, कॉपी बेटा बनाइएगा वरना हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जैसे बेटा मैंने कहा V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, तो I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू मेरे पास था V इंटू I, अब मैं I की जगह लिख दूं V/R, तो बुरा तो नहीं मानोगे ना, गुस्सा तो नहीं हो जाओगे, हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा तो V इंटू V क्या हो जाएगा बच्चा, V²/R, लो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो पावर के अपन लोग के पास कितने फॉर्मूले आ गए, 4 आ गए ना। फर्स्ट कौन सा आया, P इज इक्वल टू W/T, सेकेंड कौन सा आया, P इज इक्वल टू V इंटू I, ठीक है। और कुछ आया क्या, अच्छा, और थर्ड आया P इज इक्वल टू V² इंटू क्या था, सॉरी I² इंटू R, I² इंटू R, और चौथा पावर का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया V²/R, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में खेल सकता है कि आपको 2 क्वांटिटी दे देगा और तीसरा पूछेगा। अगर मान लो पावर दिया है, वोल्टेज दिया, करंट दिया, तो निकाल सकते हैं। पावर दिया है, करंट दिया, रेजिस्टेंस पूछा, निकाल सकते हैं। पावर दिया है, वोल्टेज, अगर वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया, पावर निकालना है तो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास 4 बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब एग्जाम में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है जिसको मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं ताकि आपके लिए आसान हो जाए चीजें, ठीक है। जरा इसको लिखो, नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, कॉपी में नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। कर लिया नोट, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूं,
चैप्टर बेटा हो गया है खत्म। ठीक है, पावर। अब मैं आपको प्रॉब्लम शीट दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब वो आज नहीं मिलेगा इस वीडियो के साथ, ठीक है, मैं लेकिन फिर पीछे से डाल दूंगा। क्लियर है? आप भी मुझे मेल में डाल देना, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहां पे जो मेरे से मांगेगा मैं उसी को दूंगा, अपने मन से नहीं दूंगा। ठीक है चलो, अच्छा अब क्या है सर? देखो बेटा, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट मतलब घर में जो बिजली का बिल आता है उसको कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है बेटा, घर में हम लोग जो अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें जो मीटर में जो रीडिंग होता है वो यूनिट में होता है ना। इस बार 100 यूनिट आया है, 200 यूनिट आया है, 300 यूनिट आया है, 10 यूनिट आया है, 20 यूनिट आया है। दिल्ली में ना 100 यूनिट तक अगर आप बिजली का यूज करते हैं तो आपका माफ कर दिया जाएगा। तो यूनिट क्या होता है जरा समझो बेटा। 1 यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल में होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आया सर। देखो क्या है कहानी, समझते हैं। ठीक है, ओके, देखिए क्वेश्चन से मैं समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, अच्छा एक और रिलेशन अच्छा हाँ, इसको देखो पहले आप लोग। जैसे यहां पे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछता है, मान लीजिए आपसे बोला है अ बल्ब रेटेड 100 वॉट। ठीक है, आपसे दिया हुआ है एक कि आपको एक बल्ब है जो कि कितने वाट का है, 100 वाट का है। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड हाँ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 4 आवर्स। ठीक है, आपसे पूछा कि बल्ब है जो कि 100 वाट का है, तो बताइए वो कितना एनर्जी कंज्यूम करता है 4 घंटे में। ठीक है, तो सर कैसे करे कैसे करे कैसे करे, नहीं समझ में आ रहा। बड़ा सिंपल है बेटा, देखो हमसे एनर्जी कंज्यूम पूछा मतलब हमसे क्या पूछ दिया, वर्क। एनर्जी कंज्यूम मतलब क्या पूछ दिया है, वर्क। तो इसको कैसे करें? तो मुझे अच्छी तरह पता है कि पावर इज इक्वल टू हम लोग कितना क्या डिफाइन करते हैं, W/T। ठीक है बेटा, ये वही वर्क है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो P इंटू टी। ठीक है, पावर कितना था 100 वॉट। कितनी देर तक हम लोग यूज कर रहे हैं उसको बताओ, 4 घंटे तक यूज कर रहे हैं। तो बेटा टाइम को मस्ट है कि आप इसको किसमें कन्वर्ट कर दोगे, सेकेंड में। ध्यान रखना, क्योंकि वर्क का जो SI यूनिट होता है वो होता है जूल। ठीक है, और जो टाइम जो होना चाहिए किसमें होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो टाइम का बताओ, टाइम कितना था 4 आवर इंटू 60 किए तो मिनट, इंटू 60 किए तो सेकेंड। ये आपका क्या निकल गया, एनर्जी कंज्यूम। तो वर्क कितना हुआ यहाँ पे बताओ, सॉल्व करो इसको। 6 6 36, 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। 6 4 24, 2 4 3 12, 144। तो 1 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 इतना जूल ऑफ वर्क हुआ है। ठीक है, आया बात समझ में? तो उसने कितना एनर्जी कंज्यूम किया, इतना एनर्जी कंज्यूम किया। अब देखो बच्चा क्या होता है कहानी, अब समझते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना। अच्छा इसको छोड़ो, पहले इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं मैं। नोट कर लीजिए। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छे से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं बेटा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हाँ मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि एक है टेलीविजन। टेलीविजन दिया हो बेटा आपका 200 वाट का। ठीक है, घर में है फ्रिज। ठीक है, ये मान लो दिया हुआ है 500 वाट का है मान लो। ठीक है, टीवी है, फ्रिज है, और घर में क्या होता है, बल्ब है। ठीक है, बल्ब है मान लो 100 वाट का। आजकल तो LED 2 या 5 वाट का आता है, मान लो ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, टीवी है, फ्रिज है, बल्ब है। ठीक है, और आपसे बोलता है कि 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो है 5 रुपया। कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट का जो कॉस्ट है वो कितना है
₹5। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि मान लो टेलीविजन को भी हम पर डे 2 आवर्स यूज करते हैं, फ्रिज को भी 2 घंटे यूज करते हैं, बल्ब को भी 2 घंटे यूज करते हैं, सबको 2-2 घंटे यूज करते हैं। ठीक है। तो बताइए वन डे का, एक दिन का बिजली बिल कितना आएगा? एक दिन का बिजली बिल कितना आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल? ठीक है। तो कैसे करें? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू बेटा कितना होता है? 1 किलो वॉट आवर। ठीक है। अच्छा, कैसे किया जाए इसको? चलो देखते हैं। आप सबसे पहले निकाल लो कि एनर्जी आखिर कितना ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। कैसे निकाले एनर्जी कंज्यूम? तो बेटा जो टेलीविजन है, टेलीविजन के लिए निकाल लो P इंटू टी। बेटा याद है ना, P इज इक्वल टू W बाई टी। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इंटू टी, है ना? याद रखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो टेलीविजन कितने वॉट का था? 200। कितना देर यूज कर रहे हैं हम लोग? 2 घंटे। आवर में रहने दो अभी, क्योंकि बताता हूं क्यों ऐसे मैं कर रहा हूं इसको। ठीक है। P इंटू टी कर दो। अच्छा, तो अब 200 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 वॉट आवर। ठीक है। इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कौन? टेलीविजन। उसी तरह बेटा फ्रिज का निकाल लो। रेफ्रिजरेटर इसको वैसे बोला जाता है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, फ्रिज का। ठीक है। तो फ्रिज के लिए अगर चल के देखें तो इसका निकालेंगे तो 500 वाट था, इसको भी डेली कितना यूज करते हैं? 2 घंटे। तो कितना हो गया? 1000 वाट आवर हो गया। अब आपसे मैं पूछूं बल्ब का, तो बल्ब के केस में भी बल्ब कितने वाट का था? 100 का। तो 100 इंटू 2 दैट इज 200 वाट आवर। ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब बताओ टोटल कितना कंजम्पशन हुआ? टोटल कितना कंजम्पशन हुआ? तो टोटल कंजम्पशन हुआ है 400 प्लस 1000 प्लस 200। आई थिंक ये हो जाएगा 1600 वॉट आवर। ठीक है। हमने इतना एनर्जी कंज्यूम किया। अब मुझे पता है कि 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलो वाट आवर के बराबर, जबकि मेरे पास क्या है? 1 वॉट आवर। तो इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दो इसको 1000 से। ठीक है। अगर इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे कितना देगा बेटा? 1.6 किलो वॉट आवर। आया समझ में? अब बेटा 1 यूनिट 1 किलो वॉट आवर के बराबर होता है, तो 1.6 किलो वॉट आवर कितने यूनिट के बराबर हो जाएगा? 1.6 यूनिट के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? अब बताओ एक यूनिट का कॉस्ट कितना था? 5 रुपए। तो 1.6 यूनिट का कॉस्ट कितना आ जाएगा? तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो 1.6 इंटू 5, 6 5 30, 03, 5 1 5, 8.0 रुपीज। आया समझ में? नहीं आया? इजी था, बढ़िया। हमने क्या कर लिया? वॉट आवर। टेलीविजन कितना एनर्जी लेता है? फ्रिज कितना लेता है? बल्ब कितना लेता है? रेफ्रिजरेटर ले लो आप लोग। ठीक है। स्पेलिंग तो मत जाना, ठीक है, समझाने के लिए था। ठीक है। तो सबका निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, बट ये वॉट आवर में था और हमको यूनिट में चाहिए था। तो 1 किलो वॉट अब किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया तो 1.6 किलो वॉट आवर आ गया, और ये रहा 1.6 इंटू 5 कर दिया, चल गया पैसा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। अब तो मैंने तो इजी लिया था कि सब में ऐसा इस तरीके से कर दिया था। जैसे फिर से एक और क्वेश्चन देख लो, और 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 मजा है, और मजा है, और मजा है। ठीक है। तो आप लोग का बेटा चैप्टर हो गया है फिनिश। ठीक है। अब थोड़ा बहुत बुक वगैरह खुद से पढ़ा करो ताकि कुछ और चीजें भी निकल के आए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। मान लो टेलीविजन है, फ्रिज है, अब यहाँ 2 घंटे की जगह जो टीवी है वो चलता है 5 घंटे दिन भर में। ठीक है। सर इतना नहीं, आजकल तो सुबह से शाम तक चल रहा है। मान लो यार तुम 10 घंटे यूज कर रहे हो। फ्रिज तो सबके घर हमेशा ऑन रहता है तो 24 घंटे यूज कर रहे हो। बल्ब जो है मान लो शाम शाम को ये 6 आवर यूज कर रहे हो। ठीक है। अब पूछेगा तो क्या करेंगे? फिर से वही का क्या, टीवी के लिए भी एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा? P इंटू टी। पावर कितना था? 200, तो 200 इंटू टाइम कितना कर दिए? 10। तो ये आ गया 2000 वॉट आवर। आया समझ में? उसी तरह बेटा फ्रिज के लिए निकाल लो। फ्रिज के लिए भी क्या आ जाएगा? 500 इंटू 24 घंटे कर दो। ठीक है। जो आएगा वो इसका निकल जाएगा। उसी तरह बेटा बल्ब का निकाल लो। कई बार एग्जाम में दे देगा कि 4 बल्ब थे, मान लो यहाँ बल्ब 100 वाट के, मेरे पास 4 बल्ब थे, तो क्या दिक्कत है? एक बल्ब 100 वाट का, तो 4 बल्ब कितने के हो जाएंगे? 400 वाट के लिए ना। तो 4 इंटू 100, और कितनी देर यूज कर रहे हैं हम उसको? 6 घंटे, तो इंटू 6 कर दिए। और फिर सबको
ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 1000 कर दो ताकि किलो में हो जाए, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चा। कई बार पूछेगा कि पूरे मंथ का बताओ, तो जितना एनर्जी आएगा, अब जनवरी मंथ का पूछेगा तो 31 से मल्टीप्लाई कर देना, फेब का पूछा तो 28 से, मार्च का पूछा तो 31 से। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम लोग। तो मैं अभी जो शीट डालूंगा उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है। एक लास्ट में एक और छोटा सा टॉपिक बेटा आता है जो मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, देखो क्या है कहानी, क्या है क्या है क्या है क्या है, देख लो इसको भी। ठीक है, हाउस होल्ड सर्किट, हाउस होल्ड सर्किट, अरे घर में जो सर्किट यूज करते हैं बेटा, सीरीज कनेक्शन में देखो कैसा होता है, ऐसा 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 एक के बाद एक कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सप्लाई ही अपना मान लो। ठीक है, तो बेटा मान लो यहाँ पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने लगा दिया बल्ब। ठीक है, यहाँ पे मान लो हीटर लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो टीवी लगा रखा है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे मान लो टीवी लगा रखा है, यहाँ पे मान लो फ्रिज लगा रखा है। ठीक है, सबका अपना अपना रेजिस्टर होगा। अगर हम लोग घर के जो सारे चीजें हैं सबको अगर हम लोग सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो एक जगह से अगर सर्किट ब्रेक होगा तो सारी की सारी चीजें एक ही बार में ऑफ हो जाएंगी ना। मान लो अगर हम स्विच को यहाँ पे लगाते हैं, स्विच को अगर ऑन या ऑफ करेंगे, ठीक है, तो अगर ऑन करेंगे तो सब ऑन हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि हम हर एक सर्किट को इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते हैं। तो सीरीज का अगर ड्रॉबैक देखा जाए कि सीरीज में कमी क्या है, तो वी कैन नॉट ऑपरेट डिवाइसेस इंडिविजुअली। ठीक है, तो हम लोग हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली कनेक्ट या यूज नहीं कर सकते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, देखो, जबकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ऐसे करके मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे टीवी लगा दिया, यहाँ पे फ्रिज लगा दिया, ऐसे 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 करके। ठीक है, और यहां से मान लो अपना सप्लाई आ रहा है, और हर जगह एक एक स्विच लगा दिया, इधर स्विच लगा दिया, इधर की तरफ स्विच लगा दिया। ठीक है, हमें यहां से सप्लाई दे दिया। अब मान लीजिए यहां से तो अपना करंट आई जा रहा है। अब मुझे मान लो अगर अपना घर का रेफ्रिजरेटर अगर यूज करना होगा तो ये वाला स्विच ऑन कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर ऑन हो जाएगा, ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो टीवी ऑन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब यूज हो जाएगा। तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन में वी कैन ऑपरेट ईच डिवाइस इंडिविजुअली। ठीक है, तो हम लोग हर एक डिवाइस को इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड सर्किट में हम लोग कौन से कनेक्शन का यूज करते हैं बताओ, पैरेलल कनेक्शन का। आगे बात समझ में बेटा, सिंपल सा था। तो घर में कौन सा कनेक्शन यूज करते हैं हम लोग, पैरेलल, क्लियर है, और सीरीज कनेक्शन यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट एक छोटा सा और टॉपिक रह गया है जो मैं बता देता हूं, इसको नोट कर लीजिए बच्चा, चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, चलो एक छोटा सा और चीज देख लेते हैं, छोटा सा और। तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया, मैथ्स के लेक्चर में नहीं डाल रहा हूं, वो भी डालना शुरू कर देता हूं कल से। ठीक है, क्या करोगे यार, अकेला टीचर है, बेचारे को 9th का वीडियो डालना है, 10th का डालना है, 11th का डालना है, 12th का डालना है, बड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। और तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है? थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मैं भी काम करूं। है, तुम एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे हो, मम्मी पापा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, टीचर अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना? हम लोग को भी अप्रिशिएशन चाहिए होता है यार, समझा करो मन की बात। चल देखो सर हड़कार यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो समझना है समझ लो, चलो आ जाओ। इसके बाद बेटा एक टॉपिक है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग में बेटा हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो लाइटनिंग वगैरह जब होता है, अरे मतलब बिजली जब गिरता है, ठीक है, तो उससे हम लोग का घर बसता है। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग जैसे मान लो मेरा बंगला बने प्यारा, मेरा बंगला बने न्यारा, सोने का बंगला है। यहाँ देखो तुम लोग ऐसे झांक रहे हो, हैं सर आ रहे कि नहीं आ रहे देखने के लिए, हैं? ठीक है, ये रही मेरे घर की गैलरी, अच्छा है ना मेरा घर, आगे देखना ऐसे ही दिखता है मेरा घर एकदम।
अरे मजाक नहीं कर रहे, सच में ऐसी है मेरे घर का डिजाइन है। चलो तो जरा देखते हैं होता क्या बेटा कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक लोहे का, आयरन का बड़ा सा खंभा टांग देते हैं, ठीक है। त्रिशूल विशूल बना हुआ भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और इसको ले आके डंप कर देते हैं अर्थ में, इसमें डंप कर देते हैं अर्थ में। तो होता है कि जब भी लाइटनिंग वगैरह होता है, ठीक है, तो हमको पता है कि जो आयरन है वो तो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जैसे ही लो मैं इसको थोड़ा थंडर जैसा बना देता हूँ, बिजली गिर रहा है, ठीक है। अब बिजली गिर रहा है तो घर पे ना गिर के बेटा यहाँ पे आयरन रॉड लगा रखा है। अभी आयरन रॉड से ऐसे करके अब इसको अट्रैक्ट करेगा करंट को, अब करंट को अट्रैक्ट करेगा और ये वायर हमने कनेक्ट कर रखा और ये कहां चला जाएगा, अर्थ पे। समझ में आया? इस तरीके से जो मेरा घर था वो बच गया तबाह होने से, ठीक है। अब इसी तरह आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा 3 पिन प्लग होता है, या फिर जितने भी थोड़े हेवी डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है, उसको अर्थिंग किया जाता है। जैसे होता है क्या बेटा, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको आयरन बताऊं, ठीक है, तो आयरन का बेटा जो बॉडी रहता है वो कुछ आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अंदर में तो ऐसे करके कॉइल रहता है, ठीक है, ऐसा। तो हुआ क्या कि बेटा एक तो हो गया वायर, दो होता है बेटा, एक होता है लाइव, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। तो एक हो गया लाइव और एक हो गया न्यूट्रल, दो, गर्म तार ठंडा तार, या लाइव बोलते हैं न्यूट्रल। लाइव वाले को जनरली रेड और न्यूट्रल वाले को हम लोग ले लेते हैं ब्लू, या ब्लैक भी रहता है कलर, ब्लू ब्लैक, छोटी छोटी बातें देख लेते जरा, रेड रखते हैं, ठीक है। अब होता है कि अब ये तो मुझे पता है, ये तो सप्लाई हो गया ना जहां से हमने कनेक्शन किया है, ऐसा, ठीक है, लाइव और न्यूट्रल। अब बेटा ये जो मेटेलिक बॉडी है, ये जो मेटेलिक बॉडी है, अगर मान लीजिए कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से, किसी शॉर्ट सर्किट किसी रीजन की वजह से अगर करंट गलती से इस मेटेलिक बॉडी पे चला गया, तो हम तो बाहर में टच करेंगे तो करंट मार देगा। अच्छा चलो कभी कभार टच हो जाता है तो गर्म लगता है, अब गर्म के साथ साथ कभी करंट मार देगा तो बुरा हाल हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो थर्ड वायर होता है, एक और यहां से वायर जाता है जिसको हम अर्थिंग का बोलते हैं, ठीक है, एक और वायर जाता है अर्थिंग वाला, ठीक है। इस अर्थिंग वाले को कनेक्ट कर देते हैं किससे, मेटेलिक बॉडी से, कि कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर कभी करंट मेटेलिक बॉडी में चला गया तो इस अर्थ वायर से ये सीधा कहां चल जाएगा, धरती के अंदर, ठीक है। तभी तो 3 पिन प्लग देखते हैं वाला जो लीटर या फिर क्या बोलते हैं इसको, आयरन का जो ये रहता है स्विच, उसमें 3 प्लग लगे हुए रहते हैं, एक मोटा वाला, ये अर्थिंग का होता है, एक लाइव हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, क्लियर है। तो अर्थिंग वाला जो रहता है बेटा ये मेटेलिक बॉडी से कनेक्टेड रहता है, कि कभी शॉर्ट सर्किट हुआ तो जो करंट होगा वो हमें ना लग के अर्थ में चला जाए, क्लियर है। इसी तरह एक छोटा सा और फंक्शन आता है बेटा फ्यूज, ठीक है। फ्यूज बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि फ्यूज का हम लोग यूज करते हैं अपने डिवाइसेस को बचाने के लिए। मतलब जैसे सपोज करो यहां पे मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक फ्रिज है, ठीक है, डबल डोर वाला फ्रिज है, ठीक है ना। अच्छा, और इसका हमने सप्लाई, यहां से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लो किसी रीजन से अगर बहुत ज्यादा करंट अगर फ्लो करने लग पड़ा तब तो मेरा फ्रिज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां पे एक फ्यूज लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, फ्यूज, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, फ्यूज का फंक्शन क्या होता है कि जब इसमें से बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ये हीट हो जाता है, मतलब फ्यूज का कैपेसिटी होता है। सपोज करो यार कि अभी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तुम्हारी कैपेसिटी है पढ़ने की, जितना पढ़ सकते हो पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होगा ना, इसके बाद बोलेगा सर बहुत हो गया, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस करिए, कितना पढ़ाइएगा, कितना बच्चों पे अत्याचार करेगा, ऐसा आएगा ना फीलिंग, ठीक है। तो कब तक बर्दाश्त करोगे, बर्दाश्त कर रहे हो, एक टाइम तो होगा ना भैया जब बर्दाश्त टूट जाएगा, है, मैं तुमको थप्पड़ मार रहा हूं, एक टाइम तो आ गया चिल्लाओगे, सर बस करो, कितना मारोगे, ठीक है, तो तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाएगा, है। तो वैसे ही होता है यहाँ पे कि करंट फ्लो कर रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तुमको प्यार से पढ़ा रहा हूं, तुमको अच्छा लग रहा है, अब पढ़ाते पढ़ाते इतना तेजी से पढ़ाने लगा कि सब बाउंसर जाने लगा, तब तुम खड़े हो क्या बोलोगे, सर हम नहीं पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं, कुछ समझ में आते नहीं, अब क्या क्या बोलते रहते हैं, ठीक है। तो है क्या कि जब इधर से करंट ऐसे करके जा रहा है तो यहाँ पे जो हमने फ्यूज लगा रखा है ये एक लिमिट तक गर्म होगा, सहेगा, और जब ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करने लगेगा तो ये जो फ्यूज होता है मेल्ट हो जाता है,
और जब ये फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो यहां से ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और मेरा जो रेफ्रिजरेटर होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो जब अगर मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, मतलब ज्यादा करंट अगर इसमें से फ्लो करने लग पड़ता है, तो ये जो हमने यहाँ पे फ्यूज लगा रखा है ये क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देता है, और सर्किट को ब्रेक कर देगा तो जो मेरा अप्लायंस होगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा खराब होने से। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कर लिया आज फिनिश। ये था हम लोग का लेक्चर नंबर शायद 7 या 6 होगा, जो भी होगा। ठीक है, तो हो गया चैप्टर खत्म। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं डालूंगा वो डालूंगा मैथ्स का। ठीक है, और फिजिक्स में आप लोग का स्टार्ट होगा लाइट चैप्टर। ठीक है, तो खूब मन लगा के बच्चे पढ़ो, बोर्ड्स हैं। ठीक है, अभी स्कूल खुलते ही आप लोग का बहुत सारा एग्जाम तुरंत होगा, टाइम मिलेगा नहीं, तो अभी टाइम का यूटिलाइजेशन करिए और पढ़िए और पूरा दबा के पढ़िए। ठीक है ना, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्योंकि मैंने शाम को शुरू किया था, अब रात हो गया सर, 1 घंटा में रात हो गया। अरे जो भी टाइम हो रहा हो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर को सपोर्ट करना है ना, अप्रिशिएट करोगे तब तो और अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।